नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका ई अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं, हम करंट अफेयर्स कंप्लीट कराते हैं। तो उसी क्रम में फर्स्ट वीक का कंप्लीट हम करंट अफेयर्स करा चुके हैं विद क्वेश्चंस, जिसमें 1 मई से लेकर हमने 6 मई तक का करंट अफेयर्स डिस्कस किया। उसी क्रम में ये अगला सेशन है जहाँ पर 7 मई से लेकर 12 मई तक का करंट अफेयर्स यानी कि सेकेंड वीक को हम यहाँ चर्चा करेंगे, जिसमें हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर सम्मिलित किया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बाकी इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, वहाँ से आप पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए अपने सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे सेशन को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। अगर ये सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए आपके साथ स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। तो 12 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस नोवल नर्सिंग सेवा की शुरुआत करने वाली जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, उनका ये जन्म दिवस है। यानी कि उनका जन्म 12 अप्रैल 1820 को ब्रिटिश में हुआ था, इसीलिए इस दिन को मनाया जाता है उनकी याद में। ठीक है। और 1965 से जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स है वो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को हर वर्ष मनाता आ रहा है। ठीक है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है वो 11 मई को मनाया जाता है, जहाँ पर जो भी विज्ञान की दृष्टि से जो भी विकास हुए हैं, ठीक है, जो भी सफलताएं उन्होंने जो भी अर्जित की हैं वैज्ञानिकों ने, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस दिन को मनाया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर। तो प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान मंत्रालय के द्वारा उनके विभाग में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कराए जाते हैं और इस दिन को तकनीकी, रचनात्मक, वैज्ञानिक जांच, उद्योग और विज्ञान के एकीकरण में किए गए प्रयास के प्रतीक में इस दिन को मनाया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है वो 9 मई को मनाया जाता है। इसको मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है कि प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में देशों को जागरूक करना होता है। विश्व प्रवासी दिवस की शुरुआत पहली बार 2006 में वन्य जीवों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन में की गई थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है 7 मई को, क्योंकि सीमा सड़क संगठन के सीमावर्ती इलाके में आधारभूत संरचना विकास के क्षेत्र में अग्रणी सरकारी संगठन है और इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। ठीक है। और सीमा सड़क संगठन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी है। ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो किस देश ने हैनात प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा भारत देश सहित और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यानी कि 200 देशों से अधिक जिस समय देश हैं जो कोविड-19 महामारी से जूझ रहे हैं, उस समय चीन ने एक अंतरिक्ष रॉकेट को क्या कर दिया है, लॉन्च कर दिया है। तो ये जो लॉन्च करने वाला जो है देश वो है चीन। ठीक है। चीन ने अपने हैनात प्रांत के दक्षिणी द्वीप से इसको लॉन्च किया। तो इसके प्रक्षेपण से चीन के महत्वपूर्ण अंतरिक्ष कार्यक्रमों का एक अहम पड़ाव है, जो वर्ष 2022 तक चीन एक स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन करने के बारे में सोच रहा है और साथ ही साथ चंद्रमा पर 6 सदस्यों के एक दल को भेजने की योजना बना रहा है। जैसा कि आपको बता दें, संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसने अभी तक सफलतापूर्वक मानव को चंद्रमा पर भेज पाया है अभी तक। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो वो लॉन्च किया है गरुड़ नाम का। तो इसकी क्या खासियत है? तो गरुड़ का पूर्ण स्वरूप गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स है। गरुड़ पोर्टल कोविड-19 महामारी से मुकाबले के लिए
ड्रोन संचालित करने हेतु केंद्र सरकार से छूट प्राप्त करने के लिए राज्य संस्थाओं की सहायता करेगा। नागरिक विमानन महानिदेशालय नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में एक नियामक संस्था है जो हवाई सुरक्षा, दुर्घटना आदि मामलों की जांच करती है। यह भारत के लिए विमान परिवहन सेवाओं के विनियमन और सिविल विमान विनियमन, विमान सुरक्षा, अन्य योग्यता मानकों के प्रवर्तन के लिए भी उत्तरदायी है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो आंध्र प्रदेश के किस शहर में एक प्लास्टिक के फैक्ट्री में 7 मई को सुबह ही गैस का रिसाव होने के कारण एक बड़ा हादसा हो गया? तो आपको बता दें, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश का शहर है विशाखापत्तनम, और विशाखापत्तनम में भी एक जगह है गोपालपट्टनम। वहाँ पर इसका क्या हुआ, यहाँ पर जो फैक्ट्री है उसमें जो स्टेरिन जो गैस है उसका रिसाव हुआ, जबकि ये जो गैस कैंसर के लिए एक प्रमुख कारक माना जा रहा है, यानी कि कैंसर जो है उसके लिए इसका एक प्रमुख कारक है। ठीक है, स्टेरिन गैस एक बहुत ही विषैली गैस है जिसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। तो आपको बताएं कि इससे पहले भोपाल में 1984 में गैस का रिसाव हुआ था। तब कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो तब हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का। तो क्वेश्चन इस तरीके से कई बार पूछा था, तो इस चीज़ को याद रखने की ज़रूरत है आपको, और एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विशाखापत्तनम में हाल ही में जो गैस रिसाव हुआ वो गैस कौन सी थी? तो वो स्टेरिन गैस थी। ठीक है, जो कैंसर के लिए एक प्रमुख कारक है उस। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफा अल काधेमी किस देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त हुए हैं और अब उन्होंने शपथ ली है? तो वो हुए हैं इराक में। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किए गए हैं, वो नियुक्त किए गए हैं तरुण बजाज को। तरुण बजाज को हाल ही में इसमें नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय मामलों के सचिव तरुण बजाज को आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया है, जो ये 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए थे, और अतनु चक्रवर्ती का ये स्थान लेंगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है? तो वो दी गई है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण कार्यक्रम राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है? तो वो बढ़ा दिया है दिया मिर्जा का। आपको बता दें, दिया मिर्जा साल 2022 के अंत तक इस पद को संभाले रहेंगी, जबकि दिया मिर्जा सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष दूत के रूप में कार्य कर रही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, हाँ, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए किस जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया है? तो वो किया गया है मिशन मोड के द्वारा। मिशन मोड कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जैव और जैविक उर्वरकों के बढ़ते उपयोग, रासायनिक उर्वरकों के कम से कम इस्तेमाल के लिए मिशन मोड में जागरूकता अभियान शुरू करने का आह्वान किया गया है। मिशन के लिए जारी दिशा निर्देशों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, जिसे साल 2020-21 के दौरान इस कार्यक्रम का मुख्य जो फोकस देश के सभी जिलों को कवर करते हुए 1 लाख से अधिक जो गांव के किसान हैं उनको जागरूक करना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा राजमार्गों के निर्माण पर कितना 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है? तो वो बना रही है 2 साल के अंदर, अगले 2 साल के अंदर वो 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी राजमार्ग निर्माण में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो किस राज्य सरकार ने आयुष कवच नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसे आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? तो वो किया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। क्योंकि कोरोना की महामारी के बीच लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इसे बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो ये ऐप लॉन्च किया है, और इस ऐप को लॉन्च करते हुए बताया कि यह एक आयुर्वेद में मौजूद जड़ी बूटियों और चिकित्सा पद्धति पर आधारित ये ऐप है।
यह एप्लीकेशन कोविड-19 से लड़ने की प्रक्रिया में प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य उपचार उपाय प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत सरकार द्वारा किस राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र में अपने स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है टी.एस. तिरुमूर्ति को। स्थायी मिशन वह राजनयिक मिशन है जिसमें संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य राज्यों द्वारा अपने एक स्थायी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र में नियुक्त किया जाता है। इस स्थायी प्रतिनिधियों को संयुक्त राष्ट्र का राजदूत भी कहा जाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो वो किया है डी.पी.एस. नेगी ने। तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत काम करने वाला यह ब्यूरो श्रमिकों, रोजगार और खुदरा मुद्रास्फीति से संबंधित आंकड़े जुटाने और उनका विश्लेषण का काम करता है। महानिदेशक के अलावा जो ये डी.पी.एस. नेगी हैं वो मंत्रालय के वरिष्ठ और श्रम एवं रोजगार सलाहकार भी होंगे। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान 64 उड़ानें संचालित की गई? तो वो की गई हैं वंदे भारत मिशन के द्वारा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य सरकार ने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने हेतु प्रवासी राहत मित्र, कौन सा प्रवासी राहत मित्र नामक एक ऐप लॉन्च किया है? तो ये ऐप उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इस ऐप के द्वारा जो क्या होगा, इस ऐप को लॉन्च करने का जो उद्देश्य रखा गया है तो उन मजदूरों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाना है। साथ ही ऐप की सहायता से मजदूरों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने में भी सहूलियत होगी। सरकार के विभिन्न भागों द्वारा आपस में सूचना का आदान प्रदान कर इन प्रवासी नागरिकों के रोजगार और आजीविका के लिए नियोजन एवं कार्यक्रम बनाने में मदद मिलेगी। इस ऐप की मुख्य विशेषता ये है कि इसमें ऑनलाइन के साथ साथ भी ऑफलाइन भी काम किया जा सकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि चीन के समर्थन वाले जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट बैंक है उसने किस देश को कोरोना वायरस से निपटने के लिए 3,800 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया है? तो वो लोन मंजूर किया है भारत के लिए। कितना लोन किया है? 3,800 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हरिशंकर वासुदेव का हाल ही में निधन हो गया है। वो किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो ये इतिहासकार थे। आपको बता दें ये यूरोपीय और रूसी इतिहासकार होने के साथ ही साथ भारत और रूसी संबंध के विशेषज्ञ भी थे। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के प्रोफेसर और चीनी केंद्र के निदेशक भी रहे थे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि पश्चिम बंगाल वन विभाग ने बताया है कि सुंदरवन क्षेत्र में बाघों की संख्या वर्ष 2018-19 में जो 88 हुआ करती थी वो बढ़कर वर्ष 2019-20 में यह संख्या कितनी पहुंच गई है? तो ये संख्या पहुंच गई है 96। आपको बता दें सुंदरवन मैंग्रोव वन 2,585 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें सुंदरवन टाइगर रिजर्व और दक्षिण 24 परगना डिविजनल इसमें शामिल है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल के उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिले के 19 विकास खंडों में फैला हुआ है। यह भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में फैला हुआ है। यह दलदली वन क्षेत्र यहाँ पर पाए जाते हैं और यहाँ पाए जाने वाली जो सुंदरी नामक वृक्ष हैं उनके कारण ये प्रसिद्ध है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत सरकार और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कोविड-19 से निपटने के लिए कितने मिलियन डॉलर की कोविड-19 आपातकालीन उपाय एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी योजना समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं $500 मिलियन पर। ठीक है, तो इस योजना के तहत भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जाएगा। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा भारत को दी जाने वाली मदद अब तक की स्वास्थ्य संबंधी पहली सहायता होगी। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जो एशिया और उसके बाहर के
सामाजिक और आर्थिक नतीजों में सुधार के लिए एक मिशन के रूप में कार्य करता है। बात कर देंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस देश ने हाल ही में FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस का खिताब अपने नाम कर लिया है? तो वो किया है चीन ने। पहली बार ये आयोजित किया गया था और इसमें जो शीर्ष पर रहा है वो चीन रहा है। वहीं इसके बाद दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर यूरोप और चौथे स्थान पर रूस रहा और पांचवें स्थान पर भारत रहा यहाँ पर। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नेम के साथ कितनी नई मंडियों का एकीकरण किया गया है? तो वो किया गया है 177 मंडियों का। आपको बता दें इन मंडियों का एकीकरण तो 17 तो गुजरात से हैं, हरियाणा से 26 और वहीं जम्मू कश्मीर से 1, केरल से 5, महाराष्ट्र से 54, उड़ीसा से 15, पंजाब से 17, राजस्थान से 25, तमिलनाडु से 13 और पश्चिम बंगाल से 1। टोटल कुल मिलाकर जो मंडियां हैं 117 हैं। अतिरिक्त मंडियों का शुभारंभ के साथ ही देश भर में ई-नेम मंडियों की कुल संख्या कितनी हो गई है? अब वो हो गई है 962। कितनी हो गई है? 962 हो गई है। इससे पहले जो संख्या थी वो 785 मंडी थी जो 17 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में ई-नेम के साथ एकीकृत किया गया था। अब ये कुल मिलाकर इतनी हो गई हैं 962 हो गई हैं। तो इस संख्या को याद रखने की जरूरत है कि ई-नेम के तहत कितनी मंडियों की संख्या है? तो 962, क्योंकि वनडे एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, जिसमें से 1.66 करोड़ किसान और 1.30 लाख व्यापारी और 71,911 कमीशन एजेंट हैं जो राष्ट्रीय कृषि बाजार भारत सरकार की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी जो और ये सफल योजना है जिसके साथ ये जुड़े हुए हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य की पुलिस ने घर बैठे ही प्राथमिकी दर्ज कराने यानी कि FIR आपके द्वार योजना को शुरू किया है? तो वो किया गया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार की पुलिस द्वारा। यह जो योजना है वो पायलट प्रोजेक्ट योजना के रूप में कार्य करेगी जो प्रदेश के 23 स्थानों से शुरू की गई है। इसके द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर डायल 100 शिकायतकर्ता के घर जाकर प्राथमिकी दर्ज करेगी यानी कि FIR दर्ज करेगी। और राज्य सरकार का दावा है कि मध्य प्रदेश इस प्रकार की योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो यस, देश का ये पहला राज्य है ऐसा करने वाला। तो इसी के साथ ही हमारा सेशन पसंद आए तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी फ्रेंड्स मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।